Hello friends, welcome to IntelliMaths. So today we are going to discuss assignment number 5. So देखें इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. So this is the first question. fx इक्वल टू, ये में fx दिया हुआ है कुछ, ये दिया हुआ है fx और प्रूव करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा वेयर एक्स इज ग्रेटर देन -1. तो इसके डिफरेंशिएशन देखेंगे. 1 + x अंडर रूट एक्स के डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स एज इट इज u बाय v फॉर्मूला लगा के हमें ये डिफरेंशिएशन मिल जाएगी. अब देखो 1/1 + x तो कॉमन ही आ गया इसमें, तो बाकी क्या बचा हमारे पास 2 + 2x माइनस एक्स यानी 2 + x बाय 2√1 + x -1. 1/2 1 + x इंटू 1 + x का अंडर रूट इंटू 2 + x माइनस 2√1 + x. अब देखो क्योंकि x हमारा -1 से बड़ा है तो ये क्वांटिटी तो हमारी पॉजिटिव हो गई. तो हमें अब चेक करना है इस क्वांटिटी को. तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है. अगर फंक्शन इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा. तो मान लेते हैं कि पॉजिटिव है और इसको ट्रू प्रूव कर देंगे. तो अगर ऐसा है तो 2 + x इससे बड़ा होना चाहिए और स्क्वेयरिंग कर लें तो 4 + x² + 4x बड़ा होना चाहिए 4 + 4x से, यानी कि x² बड़ा होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि ट्रू होता है हमेशा. हेंस इट इज प्रूव्ड. सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट तो इसका इजी है, सेकंड पार्ट देखते हैं कैसे करेंगे हम. log x बेस 3 को हम लिखते हैं log x बाय log 3 का होल स्क्वायर प्लस log x बेस 3 यानी log x बाय log 3. बेस इसका हम e एज्यूम कर लेते हैं. अब नया बेस जो बेस चेंज फॉर्मूला लगाया तो नया बेस मान लो e है. अब डिफरेंशिएशन करेंगे इसको हम. तो अगर log x का बेस e हो तो उसकी डिफरेंशिएशन होती है 1/x, इसलिए हमने बेस चेंज किया. तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 2 log x इंटू 1/x प्लस log x की डिफरेंशिएशन 1/x. So this becomes x log 3 whole square 2 log x plus log 3. अब हम f' को 0 पुट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए. तो वहां से log x आएगा हमारे पास -½ log 3, यानी कि x आएगा हमारे पास 1/√3. और साइन स्कीम अगर देखेंगे हम तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है. तो यानी कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल है 0 से 1/√3. 0 पे ओपन ब्रैकेट है क्योंकि लॉग डिफाइंड नहीं है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1/√3 से लेकर और कहां तक, इन्फिनिटी तक. सो अब क्वेश्चन नंबर 3. इसमें बोला गया कि g इंक्रीजिंग फंक्शन है और f डिक्रीजिंग फंक्शन है. तो प्रूव करो कि गॉफ जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा. तो ये तो डेफिनेशन से हो जाएगा. डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हो तो फंक्शन लगाने से साइन सेम रहता है. तो मैंने इसमें f लगाया, साइन हो गया चेंज, क्योंकि फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग. डेफिनेशन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस की. इंक्रीजिंग हो तो साइन सेम रहता है, डिक्रीजिंग हो तो साइन चेंज हो जाता है. इक्वल टू क्यों लगाया है, क्योंकि क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली
डिक्रीजिंग नहीं दिया है, डिक्रीजिंग दिया है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन तो ऐसा भी हो सकता है कांस्टेंट, तो यहाँ fx1 fx2 के इक्वल टू भी आ सकता है। ठीक है, साइन हो गया चेंज। अब इसमें f लगा देते हैं, g लगा देते हैं। तो g कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग में साइन क्या रहता है? सेम, सेम रहेगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि गॉफ x1 लेस देन गॉफ x2 हो गया। तो ये साइन हमारा चेंज हो गया गॉफ तक जाने में। तो साइन चेंज का मतलब फंक्शन क्या हो गया? डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इस चीज को याद भी रखना है। ठीक है, इवन मैं इसको जनरलाइज भी कर दूं, जैसे एफ ओ जी ओ एच ओ पी ओ ऐसे कुछ भी हो, तो ऑब्वियसली इसको डिफरेंशिएशन से भी देख सकते हैं कि एफ ओ जी की डिफरेंशिएशन क्या होती है? एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, यानी एफ डैश और जी डैश मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। अब इसी तरह से यहाँ पे इन सबका डैश निकलेगा। तो अगर ये इंक्रीजिंग है तो इसका डैश प्लस, ये इंक्रीजिंग है तो इसका डैश प्लस, ये डिक्रीजिंग है तो डैश माइनस, ये डिक्रीजिंग है तो डैश माइनस, ये डिक्रीजिंग है तो डैश माइनस, यानी 3 डिक्रीजिंग अगर हुए तो ओवरऑल माइनस आएगा, यानी फंक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस से हम इजिली इसको देख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। अब हमें कुछ और प्रूव करना है, उसमें क्या है? x प्लस 1 x माइनस 1 से तो बड़ा होता ही है, पता ही है हमें। गॉफ लगाना है दोनों साइडों पे, पर गॉफ फंक्शन कैसा था? डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग है तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज। बस यही प्रूव करना था हमें। क्वेश्चन नंबर 4, इसको तुम ग्राफ से भी कर सकते हैं। 4 में एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता ही ऐसा होता है, और ए एक्स तो होती है स्ट्रेट लाइन। अब देखो ए अगर पॉजिटिव है तो स्ट्रेट लाइन ऐसी बनेगी, ए अगर 0 है तो ऐसी बनेगी लाइन, और ए अगर नेगेटिव है तो ऐसी बनेगी लाइन। अब इसमें बताना है कि ए की वैल्यू क्या लें ताकि ये इंक्रीजिंग हो जाए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये फंक्शन ठीक है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, तो आंसर आ गया हमारा ए इज ग्रेटर देन 0। पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग तो है पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि स्ट्रिक्टली में कांस्टेंट अलाउड नहीं होता है। तो ये तो इंक्रीज तो जरूर कर रहा है पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, और ये तो बिल्कुल ही, ये तो मोनोटोनिक ही नहीं है, क्योंकि पहले डिक्रीज कर गया बाद में इंक्रीज कर गया। 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एफ डैश एक्स की वैल्यू आ रही है 3x स्क्वायर माइनस 3। इसकी साइन स्कीम बनाएंगे। हमेशा साइन स्कीम ही देखनी होती है एफ डैश एक्स की, उसी से सब चीजों का हमें आइडिया होता है, प्लस माइनस प्लस। अब बोल रहे हैं कि -1 और 2 पे बताओ मोनोटोनिक है या नहीं है। तो -1 पे ऑब्वियसली मोनोटोनिक नहीं है, क्योंकि -1 से पहले इंक्रीजिंग बाद में डिक्रीजिंग। कैसे पता लगा? ये पॉइंट पे मोनोटोनिसिटी की बात आ गई यहाँ पर। तो किसी पॉइंट पे मोनोटोनिसिटी कैसे देखते हैं? किसी पॉइंट ए पर मोनोटोनिसिटी देखनी है तो ए के आगे पीछे का इंटरवल लिया जाता है, इतना ग्राफ लेते हैं, a माइनस एच से a प्लस एच। ये पूरा ग्राफ अगर इंक्रीज कर रहा हो लगातार तो फंक्शन ए पर इंक्रीजिंग कहलाएगा। तो यहाँ पर -1 के आगे पीछे इंक्रीज करना चाहिए था या डिक्रीज, पर -1 से पहले तो कर गया इंक्रीज और बाद में कर गया डिक्रीज, यानी मोनोटोनिक नहीं है। अब 2 की बात करें तो 2 तो यहाँ पर है, अब ये तो सारा ही प्लस है 1 के बाद, तो 2 से पहले और 2 के बाद ये इंक्रीज ही करता जाएगा। सो इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, सो द फंक्शन विल बी मोनोटोनिक। सेकेंड पार्ट, mod of x minus 1 plus 2 mod of x minus 3 माइनस mod of x plus 2। इसको मैं चेक करना है -2, 0, 3 एंड 5 पर। अब देखो इसका 0 तो क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं, तो 0 पर तो मोनोटोनिक ही होगा। 5 भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो 5 पर भी मोनोटोनिक ही होगा, क्योंकि 5, जैसे मैं 0 की बात करूं, 0 प्लस माइनस की बात अगर मैं करूं 0 के नेबरहुड में, अब 0 प्लस लिखो या माइनस लिखो, ये क्वांटिटी तो नेगेटिव ही आएगी, तो मॉड एक ही साइन से खुलेगा, तो 0 प्लस माइनस दोनों में सेम रहेगा। अगला मॉड भी माइनस साइन से खुलेगा, अगला मॉड प्लस से खुलेगा। तो यहां से हमारे पास -4x
प्लस तो जो भी आ गया 1 और 6 7 5 आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये एफ डैश एक्स इसका ऑलवेज नेगेटिव हो गया। अब इसमें 0 प्लस डालो या माइनस डालो नेगेटिव ही रहेगा, तो ऑलवेज डिक्रीजिंग हो गया, तो मोनोटोनिक हो गया। क्योंकि इसका 0 क्रिटिकल पॉइंट नहीं है ना, तो 0 के आगे या पीछे सेम साइन से खुलने वाला है। ऐसे ही 5 पर भी होगा, मोनोटोनिक ही होगा। अब बात करें 3 और -2 की। अब 3 की बात कर लेते हैं। अब 3 से पहले ये अलग खुलेगा मॉड, 3 के बाद अलग, तो ये मोनोटोनिक नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो ये चीज तो हमारी प्लस से खुल गई, ये चीज इधर खुली माइनस से और इधर खुली प्लस से, तो ये डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ जाएंगे हमारे। तो मोनोटोनिक होना मुश्किल ही है। और इधर तो खैर प्लस से ही खुलेगा मॉड। अब ये तुम देख सकते हो कि -2x आ गया और ये हमारे पास 2x आ गया, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज आ गई ना ये। अब ये फंक्शन हो गया डिक्रीजिंग 3 से पहले, क्योंकि डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रही है। ये डिफरेंट फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन 2 आ रही है। तो ये हो गया नॉन मोनोटोनिक। x की पावर 1/3 को चेक करना है एट 0, तो एफ डैश एक्स से ही चेक किया जाता है हमेशा। n x की पावर n-1। अब ये तो x स्क्वायर हो गया, अब ये तो x की पावर 1/3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने की वजह से क्या होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, तो 0 पर भी तो पॉजिटिव ही होगा। और चेक करना भी है तो ठीक है, 0 प्लस लो या माइनस लो। तो भाई 0 प्लस माइनस का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो वो तो 0 प्लस ही आएगा ना, तो यानी कि पॉजिटिव चीज आएगी। ये पॉजिटिव आएगी यानी कि फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग। सो इट विल बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ये इसका 0 पर 1/0 प्लस की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। स्लोप इन्फिनिटी आ रहा है, डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी। डिफरेंशिएशन इन्फिनिटी कब होता है, जब स्लोप इन्फिनिटी हो यानी ग्राफ वर्टिकल हो। ऐसे करके कुछ ग्राफ बनेगा, इंक्रीजिंग देन 0 पे वर्टिकल देन इंक्रीजिंग, तो हमेशा इंक्रीजिंग ही जाएगा ग्राफ। एफ डैश 0 डिफाइंड नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये डिफरेंशिएबल हो या ना हो, उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है, वर्टिकल है, कोई बात नहीं, इंक्रीजिंग तो रहेगा ही। इंक्रीजिंग के लिए तो सिंपल सी कंडीशन है कि वैल्यू बढ़े, बस फंक्शन इंक्रीज करे। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट तो इजी है। फिफ्थ पार्ट की बात करें अगर, तो एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स निकालने से पहले एक बार ये चेक कर लो कि ये कंटिन्यूस है भी कि नहीं है, तभी डिफरेंशिएशन की जाती है। तो 0 से पहले देख सकते हो कि 0 वैल्यू आ रही है, 0 के बाद भी 0 आ रही है, तो फिर ये कंटिन्यूस है, तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो क्या आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और इधर क्या आ गया, 3 cos x। अब ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही आ रही है डिफरेंशिएशन की, तो एफ डैश 0 माइनस देखोगे तो 5 आ रहा है, और एफ डैश 0 प्लस देखोगे तो cos 0 1 यानी कि 3 आ रहा है, तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। सो लेट्स मूव नाउ टू द 6th क्वेश्चन। अब इसमें ये दिया है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x of values of a so that function in decrease for all real values of x, हमेशा डिक्रीज करे, यानी f डैश एक्स हमेशा नेगेटिव हो फॉर ऑल x। फॉर ऑल x वाले क्वेश्चंस हमने क्लास में किए थे। क्या किया था उसमें हमने, फॉर ऑल x जब भी लिखा आ जाए +9a, 3 तो इसमें से हटा सकते हैं हम, फॉर ऑल एक्स के लिए मैंने बोला था। वैसे इसमें तो फॉर ऑल एक्स के लिए जो कंसेप्ट बताया था वो लगेगा नहीं, इसमें तो सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक लेस देन 0 कब होता है, जब a नेगेटिव हो एंड डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव हो, तो ये तो इससे कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम वो कंसेप्ट लगाएंगे 7th में, क्योंकि इसमें भी यही बोला है, फॉर ऑल एक्स दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स यानी कि पूरे सेट में, पूरे सेट का मतलब फॉर ऑल एक्स ही होता है। फॉर ऑल एक्स में क्या करते थे,
तो ये आ गया हमारे पास 3x² प्लस 2x प्लस b प्लस sin² x की डिफरेंशिएशन हो गई sin 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्लास में हमने फॉर ऑल एक्स के लिए क्या पढ़ा था? फॉर ऑल एक्स के लिए पढ़ा था कि जब भी फॉर ऑल एक्स किसी चीज को ट्रू करना हो तो उसका तरीका ये होता है, ए बी सी एक तरफ रखो, ए और बी एक तरफ रखो और एक्स को एक तरफ लेके जाओ, जो भी क्वांटिटी एक्स में हो उसकी रेंज निकालो और पूरी रेंज से बड़ा कर दो। ऑब्वियसली जो क्वाड्रेटिक है ये -5 और 5 ये पूरे इंटरवल से बड़ा चाहिए हमें, क्योंकि फॉर ऑल एक्स ट्रू चाहिए, यानी मैं यहाँ एक्स को कुछ भी डालूं, यानी -5 से मैं कुछ भी डालूं और ये चीज बड़ी ही आनी चाहिए उससे, तो इस चीज को यहीं पे रखना पड़ेगा, तभी ये हमेशा बड़ी रहेगी उससे, चाहे -5 लो वैल्यू लो, चाहे 0 लो, चाहे 5 लो, ये बड़ी ही आनी चाहिए, तो 5 से बड़ा करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये तरीका ये होता था कि 5 से ही बड़ा कर दो, यानी कि इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कर दो और ये भी फॉर ऑल एक्स आना चाहिए। अब इसके बाद ये है क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक जो है वो फॉर ऑल एक्स पॉजिटिव कब होता है? जब उसका ए पॉजिटिव हो, जो कि है ही है, और उसका डी नेगेटिव हो। तो डी क्या हो गया इसका? b² लेस देन इक्वल टू 4ac। सो दिस विल बी द कंडीशन। 8th क्वेश्चन, फंक्शन डिक्रीज कहां पर करेगा? तो f' निकाल के देखते हैं हम। मॉड x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? मॉड x बाय x माइनस मॉड x एज इट इज x² की डिफरेंशिएशन 2x डिवाइड बाय x की पावर 4। अब इसमें एक तो यहाँ x की पावर 4 को अगर मैं लिख दूं x इंटू x³ तो एक x यहां से कट गया। अब इसमें x कॉमन आ गया और मॉड ऑफ x माइनस 1 भी कॉमन आ गया और x³ भी कॉमन आ गया। तो फिर यहां पर हमारे पास केवल 1/x माइनस 1 बचा और यहां पर हमारे पास मॉड x माइनस 1 भी बाहर आ गया, x नहीं आएगा सॉरी कॉमन यहां से, यहां से आएगा मॉड x और x³ कॉमन, तो बचेगा x/x माइनस 1 और यहां पे बचेगा 2, यानी कि 2 - x। अब इसकी साइन स्कीम देखेंगे 0, 1 एंड 2। पहले माइनस से शुरू होगा क्योंकि 2 से बड़ी वैल्यू डालने से क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है। माइनस प्लस माइनस प्लस। अब कहां पर डिक्रीज कर रहा है? ये 3 पर डिक्रीज कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 2 के बाद ये पूरा नेगेटिव है तो 3 यहां पर आएगा कहीं, तो यहां पर ये डिक्रीज करेगा। तो ये ऑप्शन आंसर हमारा ए हो गया। 1 पर नहीं कर रहा है क्योंकि 1 से पहले नेगेटिव है, 1 के बाद पॉजिटिव है, तो इंक्रीज डिक्रीज मिक्स हो रहा है, 2 पर भी मिक्स हो रहा है, तो आंसर हो गया ए ऑप्शन। 9th क्वेश्चन तो देखो हम ग्राफ बना के इजिली देख सकते हैं। पहले में y = x का ग्राफ बनाना है, ये y = x का ग्राफ हो गया 1 से 2 के बीच में, 1 पे वैल्यू 1, 2 पे वैल्यू 2। उसके बाद 5 - x बनाना है, तो 5 - x की वैल्यू तो ऑब्वियसली 3 आ रही है और 4 पर वैल्यू 1 आ रही है। ये ऐसा कुछ हो गया 5 - x, 2 पर वैल्यू 3 एंड 4 पर वैल्यू 1। उसके बाद 2 बनाना है डायरेक्टली, ये 2 वैल्यू देनी है 4 पर, फिर 7 - x की वैल्यू 4 पर 3 आएगी और 6 पर 1 आएगी। ये ग्राफ हो गया 7 - x का, जिसकी वैल्यू 4 पर 3 और 6 पर 1 आ गई। अब इसमें बताना है फंक्शन 2 पर इंक्रीजिंग है कि नहीं है। नहीं है, क्योंकि 2 से पहले तो इंक्रीज कर रहा था, फिर उसके बाद भी ऊपर की तरफ जंप मारा, पर उसके बाद क्या कर गया? डिक्रीज। सो इट इज नॉट इंक्रीजिंग। ए ऑप्शन रॉन्ग हो गई। बी ऑप्शन है 4 पर इंक्रीज कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है क्योंकि 4 से पहले ये क्या कर रहा है? डिक्रीज, है ना। चेक करने का एक ही तरीका है कि 4 के आगे पीछे पूरा थोरोली इंक्रीज दिखना चाहिए तुम्हें, है ना, पूरा इंक्रीज दिखना चाहिए। जबकि यहाँ ये पहले डिक्रीज दिख रहा है, फिर इंक्रीज दिख रहा है, फिर इंक्रीज दिख रहा है, ये तो इंक्रीज है, ये भी इंक्रीज है, पर यहां पर क्या हो गया? ये डिक्रीज।
तो ये इंक्रीजिंग नहीं माना जाएगा। इट इज नॉट इंक्रीजिंग एट 2 and 4, हाँ ये ठीक है, नॉट इंक्रीजिंग एट 2 and 4, तो सी आंसर इसका ट्रू हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं हम 10th क्वेश्चन। इसमें देखो हमें एक तो एफ एक्स दिया है, एक जी एक्स दिया है, फिर एक हमें एच एक्स दिया है। तो एच एक्स कौन है? एच एक्स एक्चुअली में लॉग ए एच एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स हमारा ये था ए की पावर में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए की पावर मॉड एक्स सिग्नम एक्स प्लस लॉग ऑफ जी एक्स, और जी एक्स कौन है? ए की पावर में इंटीजर पार्ट ऑफ ए की पावर मॉड एक्स सिग्नम एक्स। अब लॉग एम की पावर एन क्या होता है? एन लॉग एम, यानी पावर तो नीचे उतर आई, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ये तो नीचे आ गया, और बचा हमारे पास लॉग ए प्लस यहां पर ये इंटीजर पार्ट नीचे उतर आया, और बचा हमारे पास लॉग ए। लॉग ए कैंसिल आउट हो गया। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स, तो इसको हमने एक्स लिख दिया। अब x अगर नेगेटिव है तो मॉड खुलेगा माइनस से, और सिग्नम की वैल्यू भी -1 होगी। x अगर 0 है तो सिग्नम 0 0, x अगर पॉजिटिव है तो मॉड खुलेगा प्लस से, और सिग्नम की वैल्यू भी 1 होगी। अब इसका ग्राफ देखें कैसे बनेगा। देखो a की पावर x का ग्राफ ये होता है, तो इस ग्राफ को हमें सिर्फ 0 से बाद में ही कंसिडर करना है। 0 पर वैल्यू 0 है। अब माइनस ए की पावर माइनस एक्स, ये होता है ए की पावर माइनस एक्स का ग्राफ, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर से ग्राफ नीचे पहुंच जाएगा, और हमें इसको सिर्फ 0 से पहले ही लेना है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ गया यहाँ पर, माइनस ए की पावर माइनस एक्स का। अब ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये ग्राफ सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट है। यहाँ पर और यहाँ पर क्या है? सिमेट्रिक। और अपोजिट क्वाड्रेंट में जब सिमेट्रिक होता है ग्राफ तो उसको क्या कहते हैं हम? ऑड। सो ग्राफ इज ऑड, फंक्शन इज ऑड। अब इंक्रीजिंग की बात करें तो बिल्कुल इंक्रीजिंग है। देखो यहां से यहां वैल्यू बढ़ी, पहले फिर 0 पे आए, फिर बढ़ी, फिर ऊपर गए, फिर बढ़ी, और फिर आगे बढ़ी, बढ़ती जा रही है लगातार। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। सो हमारी ऑप्शन आ गई, दिस इज ऑड एंड इंक्रीजिंग। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। So let's move on to question number 11. इसमें एक फंक्शन f है, इसका डोमेन 1 से 10 है और कोडोमेन 1 से 10 है। कोडोमेन का मतलब है कि रेंज भी इसकी कहीं ना कहीं 1 और 10 के बीच में आएगी। ठीक है, अब वो क्या होगी वो तो पता नहीं है, पर क्योंकि कोडोमेन ये है तो रेंज इसकी इक्वल टू 1 से 10 तो नहीं, पर बिलोंग्स टू 1 से 10 जरूर होगी। जैसे 5 से 6 हो जाए, 8 से 9 हो जाए, या 1 से 10 ही हो जाए, मतलब इसके बीच बीच में रहेगी। और जी के बारे में भी सेम ही चीज लिखी हुई है। अब एच एक्स हमारा हमें दिया हुआ है एफ ऑफ जी एक्स, तो ऑब्वियसली इसका भी डोमेन हमारा 1 से 10 हो गया। ठीक है, डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है वो वैल्यू जो हम यहां पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर तो हम जी के अंदर एक्स की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं 1 से 10, और यहां से फिर जो आंसर आएगा वो आगे जा सके। ठीक है, यही होता है डोमेन। कंपोजिट फंक्शन का डोमेन क्या होता है? डोमेन यहां पर कुछ वैल्यू डाली, ऑब्वियसली जी फंक्शन भी इसी प्रकार से दिया हुआ है, तो उसका डोमेन क्या? 1 से 10। ये वैल्यू आगे तक जानी चाहिए तो ये डोमेन कहलाएगा। ये वैल्यू जी में जाएगी, यहां से भी आंसर 1 से 10 के बीच में कुछ आएगा, और ये वैल्यू एफ को एक्सेप्टेड है क्योंकि एफ का डोमेन ये है, तो यानी ये पूरी वैल्यू जा सकती है इसमें, तो इसका डोमेन भी 1 से 10 ही हो गया। और ऑब्वियसली इसका भी कोडोमेन 1 से 10 ही होगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि एच का आंसर वही होगा जो एफ का आंसर है। फाइनली देखो, पहले एक्स यहां जाएगा, पहले एक्स यहां गया, यहां से कुछ जी में गया आंसर, फिर जी ने एफ को दिया, फिर एफ का कुछ आंसर आया, तो एफ का जो भी आंसर आएगा वो 1 से 10 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा।
तो यानी कि h का आंसर भी 1 से 10 के बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा, तो इसका कोडोमेन भी 1 से 10 ही है। अब इसके बाद f फंक्शन हमारा है नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग का दूसरा नाम इंक्रीजिंग भी है। जैसे ये फंक्शन ले ऐसे, ये इंक्रीजिंग है तो ये नॉन डिक्रीजिंग भी है, क्योंकि डिक्रीज नहीं कर रहा है, या तो इंक्रीज कर रहा है या तो कांस्टेंट है। हाँ, ये नॉन डिक्रीजिंग, ये भी नॉन डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीज नहीं कर रहा है, तो नॉन डिक्रीजिंग को हम इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं, इंक्रीजिंग कह सकते हैं हम। और जी जो है वो कैसा है, नॉन इंक्रीजिंग, तो उसे हम डिक्रीजिंग कह सकते हैं। तो अब एच एक्स जो है एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग हो और एक डिक्रीजिंग हो तो इसका कंपोजिशन होता है डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो क्या होगा, देखो अब इसमें h1 की वैल्यू तो 1 दी हुई है, ये 1 पे वैल्यू 1 आ गई h1 की, पर इसका डोमेन तो 1 से 10 है तो 1 से आगे जाएंगे, और पर इसका कोडोमेन भी 1 से 10 है, तो यानी कि ये इसके बीच बीच में कहीं ना कहीं वैल्यू लेगा। अब ये h का ग्राफ बनाए अगर हम, तो ये ग्राफ कहां जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या सीधा जाएगा। अब देखो ऊपर जा नहीं सकता है क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो ऊपर कैसे जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन ऊपर नहीं जा सकता। नीचे जा नहीं सकता क्योंकि नीचे जाएगा तो इसको वैल्यू 1 से छोटे लेनी पड़ेगी, पर इसका आंसर 1 से छोटा हो ही नहीं सकता है, इसका आंसर 1 से बड़ा ही है, तो इसको सीधा ही जाना पड़ेगा, यानी कांस्टेंट रहना पड़ेगा। तो कांस्टेंट अगर ये रहेगा तो h2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। तो मैं h2 की वैल्यू निकालनी थी विच विल बी इक्वल टू 1। So now let's discuss question number 12. fx equal to mod of ax minus b plus c mod of x. अब इसमें इसको ओपन अगर हम कर लें, देखो एक तो क्रिटिकल पॉइंट इसमें 0 है, एक बी बाय है। अब 0 से पहले तो ये पूरा नेगेटिव हो गया तो ये मॉड माइनस से खुलेगा, ये भी माइनस से खुलेगा। 0 के बाद ये मॉड तो माइनस से खुलेगा पर ये मॉड प्लस से खुलेगा। बी बाय के बाद दोनों मॉड प्लस से खुलेंगे, तो ये बन गया माइनस ऑफ ए प्लस ई एक्स प्लस बी, ये बन गया सी माइनस ए एक्स प्लस बी, और ये बन गया ए प्लस सी एक्स माइनस बी। अब ये स्लोप तो ए और सी क्वेश्चन में पॉजिटिव दिए हैं, तो ये स्लोप हमेशा नेगेटिव हो गया, तो ग्राफ नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा ऐसे ग्राफ। फिर उसके बाद बी बाय के बाद ये स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाएगा। वैल्यू इसकी जो है 0 पर क्या आ रही है हमारी, माइनस बी मॉड बी, सॉरी यहां से वैल्यू क्या आ रही है, यहां से मॉड ऑफ माइनस बी, बी बाय पर वैल्यू आ रही है यहां पर सी बी बाय, चलो जो भी वैल्यू आ रही है, कुछ भी वैल्यू आ रही हो, ये ऊपर ही जाएगा ग्राफ, ठीक है। अब 0 से बी बाय ए के बीच में क्या है, अब वहां पे तो ये ग्राफ है, इसका स्लोप सी माइनस ए है, तो सी माइनस ए है तो ग्राफ ऊपर भी जा सकता है अगर सी ए से बड़ा हो। ठीक, सी ए से बड़ा हो तो ग्राफ ऊपर भी जा सकता है, और सी ए के बराबर हो तो कांस्टेंट भी हो सकता है, ये ऐसे सीधा भी जा सकता है अगर सी ए के बराबर हो। और अगर सी ए से छोटा हुआ तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, तो स्लोप नेगेटिव हो गया तो ग्राफ नीचे भी जा सकता है। अब इसमें बताना था कि ये इंक्रीज करना चाहिए एट द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। तो नॉन डिफरेंशियबिलिटी कहाँ है, जहाँ पे इसकी शार्प एज बन रही है, तो शार्प एज तो इसकी एक तो यहाँ बन रही है, एक इसकी शार्प एज यहाँ बन रही है, तो ये दो नॉन डिफरेंशियबिलिटी के पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे इंक्रीज करना चाहिए, तो इंक्रीज तो ये इसी ऑप्शन में कर रहा है, देखो इस पॉइंट पर
क्या कर रहा है, ये इंक्रीज, ये बढ़ रहा है, जबकि यहाँ पर हाँ ये भी ठीक है, ये कांस्टेंट है पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज बोल रहा है। हाँ तो ये कांस्टेंट तो अलाउड होता नहीं है स्ट्रिक्टली में, तो ये कांस्टेंट और ऐसे अलाउड नहीं है। साथ ही ये तो डिक्रीज कर गया, तो इसका मतलब सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए होगा, तभी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर पाएगा बी बाय ए पर। क्वेश्चन नंबर 13, ओके 13 एफ डैश एक्स भी फंक्शन बोला है इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब होता है कि वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन वो होता है जो मोनोटोनिक हो, यानी या तो सिर्फ इंक्रीज ही करता रहे या डिक्रीज ही करता रहे, तभी वन वन होगा। ये फंक्शन देख सकते हो, ये मैनी वन है, ये फंक्शन देख सकते हो मैनी वन है। तो देखते हैं कि ये मोनोटोनिक आता है कि नहीं आता। तो ये e की पावर एक्स स्क्वायर ये एज इट इज, और इसकी डिफरेंशिएशन होगी e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस दिस इंटू माइनस 2x माइनस ये एज इट इज, और इसकी डिफरेंशिएशन e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x डिवाइडेड बाय, तो देखो होल स्क्वायर आएगा, जो भी आएगा उससे तो मतलब है नहीं। अब ये हो गया हमारे पास 2x कॉमन, e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस अगेन 2x कॉमन, e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बाकी तो पॉजिटिव ही है। 2x कॉमन, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया 4ab, तो ये आ गया 4ab, यानी कि 8x आ गया। नीचे जो भी क्वांटिटी थी पॉजिटिव थी वो तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि ये फंक्शन जो डिफाइंड है हमारा ये 1 1 है। कहाँ 1 1 है, 0 के बाद, क्योंकि 0 के बाद प्लस और माइनस, सो इट इज मोनोटोनिक, यानी कि 1 1 कहां पर होगा 1 1। अब 1 1 बनाने के लिए या तो मैं यहां से यहां इंटरवल ले लूं तो ठीक है, डिक्रीज ही करता जाए, पर हमें तो कहीं से लेकर इन्फिनिटी तक जाना है, तो इन्फिनिटी तक जाना है तो 0 से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे इंटरवल में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। अब 0 से पहले तो डिक्रीज कर जाएगा तो 1 1 ही नहीं रहेगा, तो मुझे यहां से यहां इंक्रीज कर सकता है ये। सो इट इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। जीरो से इन्फिनिटी भी कह सकते हैं, 2 से इन्फिनिटी भी कह सकते हैं, 3 से इन्फिनिटी कुछ भी कह दो, पर हमें दिया था अल्फा माइनस 2 से इन्फिनिटी, तो अल्फा माइनस 2 की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 3.5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अल्फा की वैल्यू मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू अल्फा की कितनी आ गई, 2। So let's move on to the 14th question. So this function is monotonically increases. Increases का मतलब अगेन f dash x greater than equal to 0, यानी कि 2e की पावर x प्लस ए की पावर माइनस एक्स प्लस 2a प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड फॉर ऑल x लिखा है। अब बताया गया तुम्हें कि फॉर ऑल x वाले क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, एक तरफ x को लेके जाना है, एक तरफ a को लेके जाना है। तो उसके लिए पहले तो मैं इसको e की पावर x से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब ये तो देखो फॉर ऑल x तो लिखा है, बट ये x और a फंस रहे हैं, अब यहाँ पे ये अलग नहीं हो पा रहे। अब यहां से हम कैसे x और a को अलग अलग करें, ये 2a प्लस 1 के साथ e की पावर x आ गया, अब ये अलग तो हो नहीं पा रहा। अभी कोशिश की थी e की पावर x से मल्टीप्लाई करके करने की, नहीं हो पाया, तो फिर क्या करें, फिर इसके कुछ फैक्टर वेक्टर बनाने की कोशिश करें हम। तो इसके फैक्टर बन रहे हैं एक्चुअल में, e की पावर x कॉमन आ रहा है, बचा 2e की पावर x प्लस 2a
ये 2e⁴x बेसिकली कॉमन आ रहा है, तो बचा e⁴x प्लस ए, और यहाँ 1 कॉमन आ रहा है तो बचा e⁴x प्लस ए, यानी कि e⁴x प्लस ए कॉमन, 2e⁴x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होती है तो इसको हम हटा सकते हैं यहाँ से, e⁴x प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। और ये फॉर ऑल एक्स करना है हमें, मिनिमम वैल्यू पे हमें बतानी है। अब जैसे कि तुम्हें पता है कि क्या मेथड बताया गया था फॉर ऑल एक्स के लिए, कि x को एक तरफ करो, a को एक तरफ करो, और फिर x की निकालो रेंज। अब e⁴x की रेंज होती है 0 से इन्फिनिटी, और इसको इससे छोटा करना है, ये वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है, और इससे छोटा करना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा a को, -a को, यानी 0 से भी पीछे, पूरे इंटरवल से पीछे करना है, यानी कि -a मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0, सो a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें क्या बताना था इसमें, हमें बताना था फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ a क्या हो गई 0। अब एक बात का इसमें ध्यान रखना कि कुछ लोग ऐसा करते हैं इसमें कि e⁴x को t मान लेते हैं और वो उसके बाद इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं, और फिर वो कहते हैं कि देखो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर ऑल t, तो d लेस देन 0 होना चाहिए। तुम्हें पता ही है कि क्वाड्रेटिक जब ऑलवेज पॉजिटिव हो तो उसका d नेगेटिव होता है, पर ये चीज गलत है, क्योंकि ये फार्मूला होता है फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r के लिए, फॉर t का जो फार्मूला होता है, जबकि यहाँ पर t बिलोंग्स टू r नहीं है, क्योंकि t की वैल्यू तो e⁴x है, और e⁴x की वैल्यू तो हमेशा 0 से बड़ी होती है, तो इसमें वो फार्मूला नहीं लगेगा। वो फार्मूला कब लगता है, क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 में डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव कब लिखते हैं, जब फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r दिया हो, पर यहाँ पर r नहीं है, यहाँ ऑल t बिलोंगिंग टू 0 से इन्फिनिटी है, इसलिए वो फार्मूला नहीं लगा सकते, लोकेशन ऑफ रूट से करना पड़ेगा, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हो जाए t की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, जैसे कि ये ग्राफ है, ये देखो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए पॉजिटिव हो जाए, अब नेगेटिव के लिए जो मर्जी होता रहे, तो इसमें तो लोकेशन ऑफ रूट लगाना पड़ेगा, जो फिर लेंथी हो जाएगा। तो ये मेथड जो हमने अभी किया है वो ज्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी सेम उसी तरह से है, फंक्शन f(x) इंक्रीज करना चाहिए, यानी कि f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल x, और इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं होना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट वो होता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं जहां पर, ये हम पढ़ेंगे अभी, क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं जहां पे f' 0 हो जाता है या फिर अनडिफाइंड हो जाता है, तो f' 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 हटा देंगे फिर यहां से हम। वैसे तो इंक्रीजिंग में 0 अलाउड होता है, बट यहां पर क्या है, क्रिटिकल पॉइंट नहीं होने चाहिए, यानी f' कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें भी वही तरीका हम लगाएंगे, sin 2x की डिफरेंशिएशन 2 cos 2x -8a + 1 cos x प्लस 4a² + 8a - 14, ये डिफरेंशिएशन होगी जो कि पॉजिटिव आनी चाहिए फॉर ऑल एक्स। फॉर ऑल एक्स वाले क्वेश्चंस में जो भी किया हमने उसी प्रकार से करेंगे। cos 2x को पहले लिख लेते हैं 2 cos square x - 1, और cos x को t मान लेते हैं, प्लस 4a² + 8a - 14 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। अगर मैं यहाँ t लिखूंगा ना, तो t तो मुझे -1 से 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि t तो हमारा cos x है और उसकी वैल्यू तो -1 से 1 होती है। सो दिस बिकम्स 4t² -8a + 1t प्लस 4a² + 8a - 16 ग्रेटर देन 0। 4 से डिवाइड कर दें इसको हम, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब इसमें फिर वही समस्या है कि यहां से t और a मिक्स हो गए हैं, आपस में फंस गए हैं। अब एक t को एक तरफ, a को एक तरफ ले जाके करने होते हैं क्वेश्चन, कैसे करें। अब इसमें भी कोई रूट ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि, पर रूट भी नहीं मिल रहा है इसमें, उसमें तो रूट फैक्टर बन गए थे इजीली, इसमें बन नहीं रहे। तो एक काम करते हैं, इसमें ये होल स्क्वायर बन रहा है, देखो ये a + 1 का होल स्क्वायर है, -5 ग्रेटर देन 0, तो ये बन गया t - a + 1 का होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ग्रेटर देन 5। तो ये ट्रिक यहां हमें लगानी पड़ेगी। अब ये चीज अगर ग्रेटर देन 5 है तो इसकी वैल्यू या तो ग्रेटर देन √5 हो जाएगी या फिर लेस देन माइनस √5 हो जाएगी। अब हमें इसके बाद क्या करना है, t को एक तरफ लेके जाना है, a+1 को एक तरफ। सो a+1 लेस देन t माइनस √5 और a+1 ग्रेटर देन t प्लस √5। अब t की रेंज लिखेंगे, t हमने माना था cos x को, तो उसकी रेंज होगी -1 से 1, तो इसकी रेंज हो गई -1 से √5 से लेकर 1 माइनस √5। और हमें क्या करना होता है, पूरी रेंज से पीछे ले जाना होता है। तो a+1 इससे भी पीछे होना चाहिए, या फिर और क्या कर सकते हैं, हम इधर रेंज निकाल लेते हैं। अब इसकी रेंज क्या है, -1 प्लस √5 से 1 प्लस √5। अब क्योंकि इसको इससे बड़ा होना है तो पूरे इंटरवल से बड़ा करना है। पूरे इंटरवल से बड़ा तभी हो पाएगा जब ये 1 प्लस √5 से भी बड़ा होगा। सो दिस विल बी द आंसर। तो दिस वॉज द डिस्कशन अप टू क्वेश्चन नंबर 15। वी हैव 25 क्वेश्चंस, so next 10 questions will be discussed in the next video. So keep watching and subscribe the channel.